जय हिंद। आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12th मतलब इतिहास क्लास 12th चैप्टर 2 राजा किसान और नगर का पार्ट 3 करने वाले हैं। 2 पार्ट हो चुका है। देखिए, इसके पहले 2 पार्ट में स्टार्ट कर चुके थे। आप लोग दोनों पार्ट चैनल पे वीडियो अपलोड है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। देखिए, इसके पहले राजा किसान और नगर में क्या डिफरेंस था, हड़प्पा सभ्यता कितने बाद हुआ था, प्रारंभिक राजे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, मौर्य समाज, सातवाहन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दिखा होगा। एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य वंश के बारे में आया था, इसका प्रशासन भी देख चुके थे। अभिलेख क्या होता है ये सब समझ चुके हैं। मौर्य समाज का कितना महत्वपूर्ण था ये सब देख चुके हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत भी देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग को बदलता हुआ देहात से देखना है। यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। बदलता हुआ देहात क्या, जूम करते हैं थोड़ा सा। दिखा होगा बदलता हुआ देहात, यही सब हमको देखना है। पीडीएफ कुछ कट नहीं हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनता में राजा की छवि, जनता में राजा की छवि, इससे आप समझ गए होंगे। देखिए 5.1 का पहला ही टॉपिक है, जनता में राजा की छवि। यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि जो जनता थी उसमें राजा की क्या छवि थी, राजा क्या सोचते थे, ये सब के बारे में है। आइए, सॉरी, राजा के बारे में क्या सोचती थी ये देखना। स्वाभाविक है कि अभिलेखों में सभी जवाब नहीं मिलते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग अभिलेख क्या होता है दोनों पार्ट में आप लोग को समझाएं, तो अभी समझा के टाइम मिस करने से कोई इथी नहीं बनता है। नहीं देखें, जाके एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, अब एक बात मानिए कि अभिलेखों में सब जवाब तो आपको नहीं मिलेंगे। आपके मन में बहुत से जवाब हैं, आपके मन में बहुत से क्वेश्चन अभी भी होंगे। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो अभी भी आप लोग को कैसे पढ़ा, बहुत से क्वेश्चन होंगे। एग्ज़ाम को लेकर कितना क्वेश्चन होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, हम क्या कर पाएंगे, क्या लिखेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो हर चीज़ का जवाब आप एक आदमी से नहीं दे सकते हैं। तो अभिलेख से तो हर कहीं लिखा हुआ एक बुक से तो सब जवाब नहीं मिलता, वैसे ही एक अभिलेख से सभी जवाब नहीं मिल सकते। साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचार और अनुभव का विवरण कम ही छोड़े गए हैं, और जनता द्वारा राजाओं के बारे में क्या सोचते थे इसका जो विवरण है, मतलब डिटेल है, बहुत कम जगह ही है। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया। क्या किया, इसका निराकरण करने का प्रयास किया, मतलब एक इसका विकल्प निकालने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पे, मतलब एग्जाम्पल लीजिए, जातक और पच्चन जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासों ने पता लगाया जातक और पच्चन जैसे ग्रंथ है, ठीक है, इसको वर्णित करके कथाओं को, मतलब इसमें कथा, इसको समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इन अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ। मौखिक उसको कहते हैं जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हम बोलते हैं उसको मौखिक कहते हैं, जो लिख के देते हैं उसको लिखित कहते हैं। मौखिक किस्से कहानियाँ जिसमें बाद में लिपिबंद किया गया, मतलब बाद में उसको एक लिपि में लिख दिया गया। जातक कथा जो थी पहली शताब्दी में के मध्य में पाली में लिखा गया था। ठीक है, एक पाली भाषा, उसी पाली भाषा में लिखा गया था। एक देखिए, एक गतिंदु जातक नामक एक कहानी है। इसमें बताया गया है कि एक कुटीर राजा के प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। मतलब एक कुटीर राजा, मतलब एक कठिन राजा है, मतलब कट्टर है अंदर से, मतलब प्रजा के बारे में सोचते हैं, उनकी जो प्रजा है कैसे दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण पालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। मतलब महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण और जो बच्चे होते हैं, जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदल कर प्रजा के बीच में पता लगाने गए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, एक एक करके सब ने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। राजा क्या किए थे कि अपने बारे में, कि हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं, भेष बदल के जनता के बीच में गए। तो जितने जनता से मिले ना, सब एक एक करके उनके बारे में अच्छा कोई नहीं कहा, कुछ ना कुछ गलत ही कहा। मतलब उनका जो दुख था वो कहें गलत क्या। इनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कई कत्ल करने वाले अधिकारी। इनकी शिकायत क्या थी, नाइट में जो डकैत होते हैं, चोर, वो हमला करते हैं दिन में,
जो कर वसूल होते हैं, कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। अब नहीं लिखेंगे नहीं तो आगे पीटीए बंद हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। अब ऐसा परिस्थिति हो जाएगा, सिचुएशन, तो इसके लिए लोग क्या किए? अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। तनावपूर्ण मतलब अच्छे संबंध नहीं थे, हमेशा लड़ाई झगड़े के ही संबंध थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर मतलब ज़्यादा टैक्स की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त होते थे। मतलब किसान परेशान होते। किसान में देखिए, किसान का क्या है कि बारिश हुआ तो फसल अच्छा हुआ, बारिश नहीं हुआ फसल गंदा हो गया, कुछ जानवर फसल खा गए, ऐसा बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो फसल बेकार हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड हो गया तो फसल बेकार हो गया। अब उनसे आप बहुत ज़्यादा टैक्स मांगेंगे तो कहाँ से देंगे? परेशान होते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों मतलब टैक्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। अब आप नहीं मानिएगा तो किसान क्या उपज कैसे मतलब फसल का जो ये उत्पादन का क्षमता है वो कैसे बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे देखते हैं। उपज बढ़ाने के क्या तरीके थे? उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। मतलब देखिए, पहले हल था, अब तो ट्रैक्टर आ गया, उससे पहले हल था, जो 6वीं शताब्दी से पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछावी क्षेत्र में फैल गया था। जो गंगा और कावेरी है उसकी घाटी उर्वर और कछावी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले मतलब लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। जो उर्वर भूमि उसकी जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। जो गंगा की घाटी उसमें धान की रोपाई से उपज में क्या हो गया? भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ी थी। सब किए, उर्वरकों भूमि को जुताई किए, तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। हालांकि किसानों को इस कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ी थी। यदि लोहे को फाल वाले हल की वजह से फसल की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में हुआ। देखिए, लोहे का हल होता था, मतलब फाल जो फैला होता था थोड़ा थोड़ा गैप पे होता था, ठीक है। देखिए, एक हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। ऐसे तो मेरा डायग्राम उतना अच्छा है नहीं, इस प्रकार का हुआ करते थे, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही मतलब 3 नहीं और भी ज़्यादा होते थे, मतलब 7 से 8 मान सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कुछ ही उपमहाद्वीप में सीमित था। एक सेकेंड, पीडीएफ यहाँ पे करता है, ठीक है, अब नहीं करता होगा। पंजाब और राजस्थान जैसी अशुष्क जमीन और क्षेत्रों में लोहे का फाल और हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। पंजाब में, ठीक है, और राजस्थान में कब हुआ था? 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया। जो किसान कहाँ रहते थे बाबू? पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहते तो क्या की? कुदाल का उपयोग की। कुदाल जितना भी गाँव के लोग चाहे शहर के लोग सब जानते होंगे। अब तुम लोग इंग्लैंड से आया है, नहीं जानता है, सबको पता होगा। और जो कुदाल उपयोग किया जाता था तो इसके लिए अधिक उपयोग भी थी। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुआं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना भी था, ठीक है। व्यक्तिगत लोग और कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। मतलब आपसी लोग और जो किसान थे मिलकर सिंचाई के साधन को निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाब, कुआं और नहर जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग राजा या प्रभावशाली लोग थे। मतलब राजा थे या उनका अच्छा पकड़ था, प्रभावशाली था, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों से भी कराया है। वो जो काम कराएं उसका एक अभिलेख लिखवा दिए, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ ये आदमी थे, ये काम कराया, एक्स वाई आदमी है, ये काम कराया, ठीक है। ग्रामीण समाज में विभिन्नता क्या, इसको देख लेते हैं। यदि खेती की नई तकनीकों से उपज बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। उपज तो बढ़ी लेकिन इसके लाभ जो थे समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानी में विशेषकर बौद्ध कथाओं में विभिन्न खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध कथा जब आप लोग पढ़िएगा, अभी तो आप लोग के पास टाइम ही नहीं होगा,
फ़ोन से बतियावे से छुट्टी मिलेगा तब ना तुम लोग बतियाएगा कहीं, का पढ़ेगा कुछ। सब तो फ़ोन पे बतियाने में बिजी रहता, कहाँ से तुम लोग बौद्ध कथा पढ़ेगा। जो बौद्ध कथा था उसमें भूमिहीन खेतीहर, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदार का उल्लेख नहीं था। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता है। पाली भाषा में एक गृहपति शब्द यूज किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छोटे किसान और जमींदार के लिए। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। देखिए, दो तरह के जमींदार होते थे, एक छोटे जमींदार, एक बड़े जमींदार। तो जो बड़े जमींदार थे, ग्राम प्रधान, मतलब अभी का देखिए यूपी वाले जो होंगे वहाँ पर अभी भी प्रधान सिस्टम है, लेकिन बिहार में मुखिया है, और शक्तिशाली माने जाते थे और किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत जानते हैं क्या होता है? दादा के बाद बेटा बन, देखिए अभी दादा हैं, उनके बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका पोता, पर पोता, मतलब उन्हीं के वंश से, एक ही वंश से बनेगा। नहीं समझ में तो अब फिर समझो। तुम है, अभी तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे ही बनता जाएगा। अब तो समझ में आइए गया तुम कथा सबको। आओ देखते हैं आगे। आधुनिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख है। जो तमिल संगम साहित्य है इसमें भी गांव में रहने वाले विभिन्न जो वर्ग है, मतलब जमींदार, छोटे किसान वर्ग है, सभी का उल्लेख है। जैसे कि बेरार या बड़े जमींदार, हर्राहा या उर्वर और दास अनिमयी या संभव के वर्गों की भिन्नता भूमि के संबंध, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित है। देखिए, ये जो आपको अंडरलाइन किए हैं ये क्या है, इतने वर्ग में बांटा गया था, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया था, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती थी। मतलब इसकी चर्चा ग्रंथों में भी की जाती थी। भूमि का जो स्वामित्व था क्या हो गया था, महत्वपूर्ण हो गया था। गृहपति क्या होता है बाबू? देखिए यहाँ पे गृहपति का शब्द किए हैं। गृहपति मतलब घर का मुखिया, जो घर में रहने वाले बच्चे, महिलाएं, जानवर, नौकर, दास पर क्या करता था, नियंत्रण करता था, ठीक है। जो घर से जो भी भूमि है सब पे, मतलब घर का हेड, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करता है। देखिए भूमिदान नए संभात ग्रामीण, देखिए भूमिदान अन्य संभात ग्रामीण का राय देखते हैं। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, मतलब भूमिदान कर दिए, इनमें से कई उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। देखिए इसका कहाँ से मिलता है, कई उल्लेख कहाँ से मिलते हैं, अभिलेखों से। देखिए बाबू एक बात याद रखिएगा, जो पुराना हिस्ट्री है उसको जानने के सबसे इम्पोर्टेंट कोई बात था तो अभिलेख था। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थर पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश तमाम पत्रों पर खुद होते थे, ठीक है, जिन्हें समझ उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। मतलब जो भूमि को दान लेते थे उनको ये प्रमाण के रूप में दिया जाता था। देखिए भूमि दान मतलब आप किसी को भूमि दिए तो कोई दिया ना, तो उसको तो आप भूमि दान लिया, और देने वाले कौन हो गए, आप हो गए। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। धार्मिक संस्था मतलब मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इसको और किसको, ब्राह्मणों को दिए गए थे। बिहार में बहुत जगह देखिएगा कि जो सरकारी स्कूल है उसको भी बहुत लोग पढ़े देते थे। अब तो ज़मीन इतना महंगा हो गया, कोई नहीं देना चाहेगा। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, और अधिकांश अभिलेख किस में थे बाबू, संस्कृत में। आज के डेट में संस्कृत पढ़ने आता है। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों में कुछ अंश संस्कृत में और कुछ तमिल और तेलुगु जैसे स्थानीय भाषा में थे। कुछ संस्कृत में, कुछ तमिल में और कुछ तेलुगु जैसे स्थानीय भाषा में थे। तमिल तेलुगु हो गया बाबू तमिलनाडु का। आइए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में इसे बोला जाता है। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें, आइए देखते हैं। प्रभावती गुप्त, देखो जो प्रभावती गुप्त था आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री थी। प्रभावती गुप्त एक लड़की का नाम है, ठीक है। इस चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। इनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार से हुआ था। दक्कन पठार के वाकाटक परिवार हुए थे, उन्हीं में इनका शादी हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था, मतलब वो भी एक महत्वपूर्ण शासक थे।
जब गुप्त समाज पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अच्छे से। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिवाल की भूमि जैसे संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि वह भारतीय भूमि के स्वामी थी और उसने दान भी किया था। देखिए बाबू, संस्कृत जो धर्मशास्त्र है उसके अनुसार महिवाल के भूमि जैसे संपत्ति पर, जैसे भूमि पे स्वतंत्र अधिकार नहीं था। कैसा अधिकार? स्वतंत्र मैंने अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक अभिलेख में उसे पता चलता है कि जो प्रभावती थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, वो खुद भूमि के स्वामी थी। क्यों? क्योंकि वो दान किए थे, खुद दान किए थे। तो आपका रहेगा तभी ना आप दान कीजिएगा, पड़ोसी का दान नहीं ना कर देगा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी, क्योंकि भारतीय इतिहास के जो ज्ञाता हैं कुछ रानियों में से एक ये भी थी, और इससे उनका यह उदाहरण एक विरला ही हो रहा है, मतलब एक एक्सेप्शन नहीं है ये। यह संभव है कि धर्मशास्त्रों के हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता था। ये भी एक संभव है कि धर्मशास्त्र जो थे ना बाबू, हर जगह पर एक ही तरह से नहीं लागू किया जाता, कहीं पे कुछ तरह था, कहीं पे कुछ था। आइए आगे देखते हैं। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा को भी पता चलता है। अभिलेख से हमें जो ग्रामीण प्रजा थी उसका भी क्या चलता है, पता चलता है। इसमें ब्राह्मण किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे। जो ब्राह्मण किसान थे तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उसके प्रतिनिधि को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। जो शासक हैं या उनके प्रतिनिधि, मतलब जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कई प्रकार के वस्तु मतलब गिफ्ट देते थे। अभिलेखों के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। जो गांव के नए प्रधान हैं उनकी आज्ञा, मतलब मुखिया का बात मानना होता है ना, वही संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे, और एक संभावना लगाया जाता है कि अपना भुगतान जो करते थे उसे ही देते थे। आइए आगे देखते हैं। मतलब टैक्स। इस प्रकार का भूमिदान अभिलेख देश में कई हिस्सों में प्राप्त हुआ, और इस प्रकार का भूमिदान कई जगह प्राप्त हुआ। क्षेत्रों में दान दी गई भूमि का माप में अंतर है। क्षेत्र में जो दान में भूमि दी गई उसके माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र में दान दिए गए। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोग के अधिकारियों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। जो अधिकार थे अधिकारी बोल दिए क्या, जो दान प्राप्त करते थे उनके अधिकार में भी हर देखिए हर स्टेट का अपना अपना नियम होता है ना बाबू, वैसे ही था। अब देखिए बिहार में दारू बंद है, यूपी में चालू है, तो अपना अपना नियम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गहन वाद विवाद का विषय बनना होता है। वाद विवाद मतलब होता है बाबू, गहन मतलब बहुत समझते हैं, हॉट डिबेट, वाद विवाद मतलब डिबेट करना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि के नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की रणनीति थी। जैसे आप राजा हैं, भूमिदान कर दिए तो वहाँ पे किसान क्या करेंगे, खेती ही करेंगे ना, तो इसमें प्रोत्साहित करने की रणनीति थी। जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रतिरोध का संकेत मिलता है, मतलब कमजोर होते राजनीतिक का संकेत मिलता है। अतः राजा का शासन समानतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्हें भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थन में जुटाने का प्रारंभ कर उन्हें यह माना ना राजस्व। जो देखिए अगर जब राजा का लगता था कि अब मेरा पकड़ जनता पे कमजोर है, तो भूमिदान करके अपने समर्थक जुटाना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, अब आपको हम कुछ देंगे तो आप हमारे ही समर्थन में बोलिएगा। जैसे मुखिया विधायक वोट लेने के क्या करता है, 500 रुपया दीजिए हमें चाचा वोट दीजिएगा, नहीं करता, एकदम करता होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैसा लेकर वोट नहीं देना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के, आइए आगे देखते हैं, उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उसका नियंत्रण धीरा होता जा रहा था, इसलिए अपनी शक्ति का आंदाबार प्रस्तुत करना चाहते थे। जब उनका नियंत्रण देखते थे कमजोर होता तो अपना शक्ति दिखाना चाहते थे कि हम भी शक्तिशाली हैं, तो उसी का आंदाबार मतलब एक अपना रूप प्रस्तुत करना चाहते थे। ठीक है, बात समझ में आया? आगे देखें। भूमिदान के प्रचलन से राजे तथा किसान के बीच संबंध की झांकी मिलती है। भूमिदान का जो प्रचलन था, राजे तथा किसानों के बीच संबंध की क्या मिलती है, झांकी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। अधिकारी कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारी या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार। मतलब घुमक्कर था एक ही लगभग एक ही स्थान पर रहने वाला। घुमक्कर क्या होता है, जो घूम घूम के अपना काम करते हैं।
और जगह जगह पर घूम कर खेती करने लोग सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे। अब आप घुमक्कर हैं, समझिए, मछुआरे हो गए, किन पर उनका नियंत्रण नहीं रहता था, बस इतना समझिए। पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह पर घूम कर खेती करने वाले जो लोग थे उन पर उनका कंट्रोल नहीं रहता था। बात समझ में आया? अब देखिए, आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, 2 महीना काम किए, तब तक टैक्स नहीं आया, हमारा काम खत्म, यहाँ से हम निकल गए, तो कैसे टैक्स लीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, आगे बढ़े। देखो, पर भारतीय गुप्त और दोगुन गांव का जो अभिलेख है, अभी बात किए थे, वहाँ पे ये अभिलेख दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं और एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम बेकार में आप लोग का टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, क्या ऐसे भी टाइम नहीं है, क्या टाइम कहाँ जाता है तो सबको पता है। पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्ज़ाम में अब 2 महीना ही बचा हुआ है, नवंबर ख़त्म ही है, दिसंबर जनवरी फरवरी के 2 या 3 से बिहार बोर्ड वाले का स्टार्ट हो जाएगा और यूपी बोर्ड वाले में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। आगे ही अब देखिए, नगर एक व्यापार, इसको अभी बता दें, इसको आज रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और बताइए, आज इतना ही। समझ में आया? आज के लिए इतना ही बन देते हैं, धन्यवाद।